सुप्रभातम बच्चों, गया गाइडेंस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मेरा नाम हरिनंदन मिश्र है और मैं जगूलाल मेहता उच्च विद्यालय कुजाफी में संस्कृत शिक्षक हूँ। आज संस्कृत कक्षा के अंतर्गत संस्कृत व्याकरण से संबंधित 3 प्रमुख विषय वस्तु पर हम प्रकाश डालेंगे। यह परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी है। इन 3 विषय वस्तुओं से लगभग 14 से 15 अंक तो आएंगे ही। पहला, आप यह ध्यान दें कि संस्कृत व्याकरण पढ़ने जा रहे हैं तो संस्कृत कैसे बना, व्याकरण कैसे बना। तो सम उपसर्ग क्रिया धातु अक्ष प्रत्यय संस्कृत बनता है। व्याकरण में 2 उपसर्ग लगा है, बी उपसर्ग, आ उपसर्ग, क्रिया धातु और लुट करके लगा है, तो व्याकरण सब बनता है। अब हम जो कंटेंट आज पढ़ाने जा रहे हैं उस पर सबसे पहले संधि, इसके बाद उपसर्ग, उसके बाद प्रत्यय पर हम फोकस डालेंगे, चर्चा करेंगे। संधि की परिभाषा संस्कृत में इस तरह से है कि परः सन्निकर्ष संधि। जो 2 वर्ण हैं, 2 वर्णों का आपस में मिलना संहिता कहलाता है और उसी संहिता को पश्चात में बाद में संधि का रूप दिया गया। तो संधि का एक नया परिभाषा है, बदला हुआ परिभाषा है कि 2 वर्णों के मिलने से जो परिवर्तन होता है, जो विकार होता है, उसे हम संधि कहते हैं। जैसे परम जोड़ आत्मा परमात्मा, नारी जोड़ ईश्वर नारीश्वर। जानते हैं संधि के 3 भेद हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। केवल हम उसको शॉर्ट में ही आपको बतलाएंगे। स्वर संधि कैसे पहचानेंगे? संधि का जो एक सिंबल होता है वह प्लस का चिन्ह होता है, देख रहे हैं। संधि मतलब जोड़ते हैं कब? जब 2 आदमी रहेगा उसको जोड़ेंगे, 2 वर्णों को जोड़ेंगे, तो जोड़ने के लिए ये प्लस चिन्ह हम प्रयोग करते हैं। इसके बाद स्वर संधि जो है, दोनों तरफ स्वर वर्ण होता है। ये जो संधि का जो चिन्ह है प्लस, इधर भी स्वर वर्ण, इधर भी स्वर वर्ण। ये पहचानने में बहुत आपको लाभदायक होगा, बहुत ही आपके लिए अच्छा, मतलब कि अब कहीं मिस्टेक करने की बात नहीं होगी, कहीं आप गलती नहीं करेंगे कि जब पूछा जाता है कि इसमें कौन सी संधि है। दूसरा है व्यंजन संधि। तो ये आप ध्यान रखना है कि प्लस के पहले हलंत ऐसा लगा रहेगा, इधर स्वर भी हो सकता है, व्यंजन भी हो सकता है, इससे मतलब नहीं है, लेकिन पहले हलंत लगा हुआ है तो आप व्यंजन संधि समझेंगे। प्लस के पहले अगर विसर्ग लगा है तो आप समझेंगे कि यह क्या है, विसर्ग संधि है। अब हम स्वर संधि पर आते हैं। स्वर संधि के 5 भेद हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, यन संधि, वृद्धि संधि, आयाति संधि। वृद्धि संधि की परिभाषा है अकः सवर्णे दीर्घ। अकः, अब प्रश्न होता है कि सर अकः क्या है? तो अकः के अंतर्गत ये 4 स्वर आते हैं, अ, ई, उ और ई। स्वर भी 3 तरह के स्वर हैं, लेकिन मुख्य रूप से आपको पढ़ने के लिए 2 हैं, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ह्रस्व को छोटा कहते हैं, दीर्घ को बड़ा कहते हैं। तो यह अस छोटा है तो आ इसका बड़ा रूप है, ई छोटा है तो ई बड़ा रूप है, उ छोटा है तो ये बड़ी उ है, री आरी। री का भी बड़ा रूप होता है, लेकिन इसका प्रयोग हम वैदिक संस्कृत में करते हैं, लौकिक संस्कृत में नहीं करते हैं। अब हम थोड़ा इसको अलग ढंग से पहचानेंगे। ये 4 हम ग्रुप बनाए, आ का ग्रुप अलग हो गया, ई का अलग हो गया, उ का अलग हुआ, अरी का अलग हुआ। ये चारों को हम 4 नाम दिया। एक नाम दिया मानव, और क्या है, मानव रूप दिया। दूसरा को पशु बना दिया, तीसरा पक्षी बना दिया, और ये जलचर बना दिया। अब जो है दीर्घ संधि कहता है कि अकः सवर्णे दीर्घ। सवर्ण समान जाति, समान वर्ण में रहेगा, अलग अलग नहीं। तो मानव मानव के साथ मिलेगा, ये समान हुआ, ठीक है। ये पशु पशु के साथ मिलेगा तो समान होगा, पक्षी पक्षी के साथ मिलेगा, और जलचर
जलचर के साथ मिलेगा, इसी को हम दीर्घ संधि कहेंगे। जैसे अ प्लस अ बराबर आ, देव जोड़ अर्थ देवार्थ, देश जोड़ अंतर देशांतर, ठीक है। इसके बाद ई, मुनि जोड़ इंद्र मुनिंद्र, रवि जोड़ ईश रवीश, दोनों तरफ देख रहे हैं समान स्वर है, इधर रवि में ई है और इसमें भी ई है। लघु जो उत्सव लघुत्सव, लघु में ऊ की मात्रा है, उत्सव में भी ऊ की मात्रा है, लघुत्सव हो गया। पितृ जोड़ ऋणम पितृणम, तो जहाँ पर प्लस के दोनों तरफ एक समान स्वर रहे उसको हम क्या बोलते हैं, दीर्घ संधि कहते हैं। दूसरा आद्गुण, गुण संधि का सूत्र है आद्गुण। अब यहाँ पर एक चारों कहता है कि हम मानव श्रेष्ठ हैं, तुम लोग हमारे बाद हो, तो पहले मानव रहेगा, पहले अ रहेगा, इसके बाद ई रहेगा, पहले अ रहेगा इसके बाद ऊ रहेगा, पहले अ रहेगा इसके बाद री रहेगा। जैसे देव जोड़ इंद्र देवेंद्र, देव में अ की मात्रा स्वर मात्रा लगी है, इंद्र में ई स्वर लगा है, देवेंद्र दोनों अलग अलग है। पहले मानव हो गया देव अ और दूसरे तरफ ई। उसके बाद सूर्य जोड़ उदय सूर्योदय, इसके बाद बसंत जोड़ ऋतु बसंत ऋतु। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि पहले अ स्वर आया है या फिर आ, महाजोड़ ऋषि महर्षि, लेकिन यह गुण संधि ही है। तो आप देख रहे हैं कि पहले मानव का ग्रुप आया यानी कि अ ग्रुप आया, इसके बाद दूसरा ग्रुप आया। अब है यन संधि, ई को यंची, गुण संधि का अपोजिट, गुण संधि का उल्टा जो है यन संधि है। पहले गुण संधि में क्या था कि पहले अ रहेगा उसके बाद ई रहेगा, यन संधि में क्या था कि नहीं पहले हम ई उसके बाद अ रहेगा, पहले ऊ तो उसके बाद अ रहेगा, पहले री तो उसके बाद अ रहेगा। जैसे इति जोड़ आदि, इति में ई की मात्रा है, आ की मात्रा है इत्यादि, ठीक है। सु जोड़ आगतम स्वागतम, इसके बाद धात्री जोड़ अंसर धात्रांसर, ये आपका यह संधि हो गया। वृद्धि संधि और अयादि संधि ये दोनों में भी तालमेल बना हुआ है, ठीक है। वृद्धि संधि अयादि संधि में तालमेल है। वृद्धि संधि कहता है वृद्धि रेची, सूत्र है इसका, देखो यहाँ पर डिटेल दिया है। वृद्धि रेची, अ और आ के बाद क्या रहे, ए और ए रहे तो ए बनेगा, अ और आ के बाद ओ और औ रहे तो औ बनेगा। जैसे परम जोड़ ऐश्वर्यम परमेश्वर्यम, परम जोड़ औषधम परमौषधम। अब हम आते हैं अयादि संधि पर, एचो यवा यावह, तो ये आपके यन संधि, आपका जो वृद्धि संधि है उसका अपोजिट है। पहले क्या था आपके वृद्धि संधि में एक तरफ अ था और दूसरी तरफ ए था। अयादि में क्या हो गया, पहले ए हो जाएगा उसके बाद अ होगा, तो ए के बाद अगर अ आता है तो क्या बनता है, ऐ बनता है। ऐ के बाद अ होता है तो आय बनता है, ओ के बाद अ होता है तो अब होता है, औ के बाद अ होता है तो अब होता है। जैसे ने जोड़ अनम नैनम, मैं जोड़ अका नायका, पो जोड़ आना पवना, पौ जोड़ अका पापका। ये आपके स्वर संधि के 5 भेद हो गए। अब मैंने जो भी एग्जाम्पल दिया है सब परीक्षोपयोगी है, मैंने सिलेक्टेड दिया है जो हमेशा परीक्षा में पूछता ही है, इसको आप लोग ध्यान से देखेंगे। अब इस पर कुछ प्रश्न हमें दिया है कि नदीश की संधि क्या होगी, दोनों संधि मतलब दोनों को मिलाना। अब देखना है संधि में जो है किस तरह का प्रश्न आता है। तो पहला कि 2 शब्द अलग अलग हैं उनको जोड़ना है, संधि करना है। तो नदीशा नदीशा देखो दीर्घ मात्रा है तो इस आपकी सही है, दीर्घ संधि का उदाहरण है। इसके बाद आपका है रत्नाकरा में किन किन वर्णों की संधि होती है। देखो क्वेश्चन पूछने का दूसरा तरीका, इसमें वर्ण अलग अलग करना है। तो रत्न जोड़ आकर होता है तो इधर अ है और इधर आ है, देखिए यहाँ पर ये आपका सही आंसर है। अब है सूर्योदय की संधि विशेष करना है तो सूर्योदय उदय, देखो यहाँ भी वही चीज है, सूर्य उदय यहाँ भी है और सूर्य उदय यहाँ भी है। अंतर क्या है, एक में विसर्ग है एक में विसर्ग, तो जिसमें विसर्ग नहीं है तो वहां पर वह गलत आंसर है। अब आगे देखेंगे एक
क्वेश्चन पूछने का एक तरीका यह है कि दो स्वर दे दिया और दोनों मिला करके तीसरा क्या बनेगा, तो अ प्लस ई मिलकर क्या बनता है, तो आपको क्या बनेगा ए, देवजोड़ेंद्र देवेंद्र। अब हम चलेंगे व्यंजन संधि पर। व्यंजन संधि को मैंने पहले ही बताया है कि एक तरफ हलंत होना चाहिए और दूसरी तरफ स्वर और व्यंजन होना चाहिए, यही परिभाषा है। हाँ, परिभाषा लंबा चौड़ा दे सकते हैं, लेकिन मूल यही है कि व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन बन रहे तो व्यंजन संधि होता है। अब है इस पर हम कुछ नियम है, उन नियम को पढ़ेंगे। कहता है कि किसी भी वर्ग का पहला वर्ण, अब वर्ग समझना है। वर्ग क्या है, वर्ग मतलब समूह। आप दसम वर्ग के विद्यार्थी हैं तो दसम वर्ग के बच्चों का समूह है, तो यहाँ पर वर्ग हो गया। व्यंजन में आप पढ़ते हैं वर्गीय वर्ण, जिसको स्पर्श वर्ण भी कहते हैं। ये स्पर्श वर्ण 25 हैं, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग। ये पहला वर्ण हो गया क च ट त प, दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, ठीक है। अब कहता है कि वर्ग का प्रथम वर्ण, तो प्रथम वर्ण क्या हो गया, च हो गया, ट हो गया, त हो गया और प हो गया। इसके बाद कोई भी स्वर वर्ण रहे तो क्या बनेगा, पहला वर्ण अपने वर्ग का तीसरा बनेगा। जैसे बाक प्लस ईशा, तो बाक में का हलंत है, ईशा क्या बन गया, स्वर संधि लग गई, स्वर वर्ण इसमें लग गया, तो पहला जो है तीसरा हो जाएगा। तो पहला का तीसरा क्या है ग, तो बागीशा। इसी तरह जगत जोड़ीशा, जगदीशा। दूसरा नियम है वर्ग का प्रथम वर्ण के बाद कोई तीसरा वर्ण या चौथा वर्ण रहे, यह रहे, तो पहला वर्ण क्या होता है, तीसरा वर्ण हो जाता है। जैसे उत जोड़ घाटनम, उत त, ये त देख रहे हो, यहाँ पर क्या है, ये पहला वर्ण है। अघाटनम का ये चौथा वर्ण है, तो पहला वर्ण तीसरा वर्ण बनेगा तो क्या हो जाएगा उद्घाटनम। इसके बाद दिक जोड़ गजा, दिग्गज। अब तीसरा नियम है कि वर्ग का प्रथम वर्ण, इसके बाद किसी वर्ग का पांचवा वर्ण रहे या फिर तो क्या बनेगा, पहला वर्ण तीसरा या पांचवा हो जाता है। जैसे दिक जोड़ नागर, ये दिक क्या है, पहला वर्ण है, और ना पांचवा वर्ण है, तो ये पहला वर्ण तीसरा भी बनेगा और पहला वर्ण पांचवा भी बनेगा, तो दिग्नाग हो जाता है या फिर दिग्नाग हो जाता है। बाग जोड़ माया, माँ पांचवा वर्ण है, पफा, तो यहाँ पर बांग्मय हो गया या बागमय हो गया। चौथा नियम है कि वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद ह रहे तो क्या होता है, पहला वर्ण तीसरा वर्ण हो जाता है और ह ध बन जाता है। जैसे बाघ प्लस हरी, बाघ पहला है क और ह लगा है तो बाघ धरी, क का ग बन गया और ह का ध बन गया। दूसरा है तत् प्लस हिता, तद्धिता। पांचवा नियम आएंगे, त हलंत के बाद तालब श रहे तो त हलंत क्या होता है, च हलंत हो जाता है, और तालब श क्या होता है, छ बन जाता है। जैसे तत् जोड़ शिव, तत्शिव, उत जोड़ शिष्ट, उच्छिष्ट। अब आगे नियम देखेंगे, त के बाद च रहे, व्यंजन संधि है तो पहला देख रहे हो हलंत लगा है, तो त हलंत के बाद च रहे तो त हलंत च हलंत हो जाता है। जैसे उत जोड़ चारणम, उच्चारणम। जितना भी हमने उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत किया है वो सारा आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसको हमेशा याद रखेंगे, प्रैक्टिस में रखेंगे। अब आगे देखेंगे, त हलंत के बाद जा रहे तो त हलंत ज हलंत हो जाता है। जैसे सप्त जोड़ जना, सज्जना, विपत जोड़ जाला, विपत जाला। त के बाद ल रहे तो त हलंत के ला हलंत हो जाता है। जैसे उत जोड़ लास, उल्लास, उत जोड़ लेख, उल्लेख, तत् जोड़ लीना, तल्लीना। आगे देखेंगे, म हलंत के बाद म रहे तो दोनों संयुक्त हो जाएगा, आपस में एक जगह इकट्ठा हो जाएगा। जैसे सम जोड़ मान, सम्मान, सम जोड़ मति, सम्मति। अब म हलंत के बाद स्वर रहे तो दोनों एक हो जाएगा, संयुक्त नहीं होता, दोनों क्या होता है, एक हो जाता है। जैसे सम जोड़ आचार, समाचार, सम जोड़ आगत, समागत। अगला नियम बनाएंगे कि म हलंत के बाद कोई भी व्यंजन बन रहे, कोई भी,
तो म हलंत का अनुस्वार हो जाता है। जैसे सम जोड़ सारा संसार, सम जोड़ जोग संयोग। इसके बाद म हलंत के बाद क्री धातु से बना हुआ कोई भी शब्द रहे तो म हलंत का अनुस्वार हो जाता है। क्री धातु से बना हुआ शब्द जो का क्यों रहेगा, लेकिन दोनों के बीच में दंत स हलंत हो जाता है। जैसे सम जोड़कार संस्कार, तो सम जोड़कार देख रहे हैं यहाँ पर माँ का अनुस्वार हो गया, आकार जो का क्यों रह गया, और बीच में क्या गया, दंत स हलंत हो गया, आधा हो गया। सम जोड़कृत संस्कृत। अब कुछ व्यंजन पर संधि संबंधित कुछ एग्जाम्पल हैं, आप इसको देखेंगे। उल्लासा में कौन सी संधि है, तो व्यंजन संधि है। उद जोड़ लासा, सब जोड़ चीता, ता के बाद क्या है तो ता क्या बन जाता है, तो आंसर क्या है सचिता, सही आंसर है इसका। आगे देखेंगे उद्योग का संधि विच्छेद करना है तो उत प्लस योग उद्योग। मैंने कहा पहले ही नियम में कि त के बाद यर लगा रहेगा तो त द बन जाता है, द प्लस या दिया बन गया उद्योग। जगन्नाथ का संधि विच्छेद करना है तो जगत जोड़ नाथ, पहला वर्ण के बाद पांचवा वर्ण रहे तो पहला पांचवा हो जाता है, जगन्नाथ हो गया। व्यंजन संधि का उदाहरण इसमें कौन सा है, सब देखने में लग रहा है कि एक तरह का है, नयन नयन, अत्यंत स्वल्प, अतट्टिका, लेकिन सही आंसर क्या है तट्टिका, तट जोड़ टीका। अब विसर्ग संधि पर आते हैं। प्लस चिन्ह के पहले विसर्ग रहे, अब प्लस चिन्ह के बाद स्वर भी हो सकता है, व्यंजन भी हो सकता है, तो आपको विसर्ग संधि केवल इससे पहचानना है कि प्लस के पहले अगर यह चिन्ह बना है तो विसर्ग संधि है। एग्जाम्पल है कह जोड़ अहम वो हम, मना जोड़ रमा मनोरमा। अब इसमें भी कुछ नियम है, नियम पढ़ना है कि विसर्ग के पहले आ रहे, अब विसर्ग के बाद भी आ रहे, तो विसर्ग का ओ हो जाता है और एक अवग्रह आ जाता है, एस जैसा चिन्ह होता है। जैसे देखेंगे स है विसर्ग है, विसर्ग के पहले स में अ लगा हुआ है, अब विसर्ग के बाद भी यहाँ पर क्या है अ है, तो यहाँ पर क्या हो गया विसर्ग का ओ हो गया और बीच में अवग्रह हो गया, विसोहम। दूसरा नियम है विसर्ग के पहले आ हो और विसर्ग के बाद क्या रहे यर लह रहे, या फिर किसी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण रहे तो विसर्ग का ओ हो जाता है। जैसे मनः जोड़ योगा, विसर्ग के बाद यह है, मनः जोड़ योग यह है तो बन गया मनोयोग, यशः जोड़दा यशोदा। आगे का नियम देखेंगे, विसर्ग के पहले अ और आ छोड़ करके, अ भी छोड़ दिया आ भी छोड़ दिया तो क्या बचेगा ई उ ये री ए बचेगा। तो आ छोड़कर कोई अन्य स्वर रहे या विसर्ग के बाद क्या रहे कोई स्वर बन या व्यंजन बन रहे तो विसर्ग का र होता है। जैसे मुनि प्लस अस्ति, विसर्ग के पहले ई की मात्रा है, अ और आ नहीं है, अब विसर्ग के बाद क्या है अ है तो मुनि, अब विसर्ग का र हो गया तो मुनि रस्ती। धनु जोड़ धरा, तो धा के विसर्ग के पहले उ की मात्रा है, इधर व्यंजन वर्ण है तो धनुर्धर, विसर्ग का यहाँ पर र हो गया और र का रेप हो गया। चौथा नियम, विसर्ग के बाद क्या रहे त रहे तो क्या बनेगा दंत स बनेगा, चा चा और छ रहेगा तो तालब स बनेगा, और ट रहे तो मूर्धन स बनेगा। जैसे इतः जोड़ ततः, विसर्ग के बाद त है तो बीच में दंत स आ गया। पूर्णः जोड़ चंद्र, विसर्ग के बाद क्या है तो बीच में तालब सा आ गया। धनु जोड़ टंकार, यहाँ पर ट है तो मूर्धन सा हो गया। अब देखेंगे विसर्ग के बाद ये तीनों स्वर है, कोई भी तालब सा मूर्धन सा दंत सा, तो विसर्ग जो का क्यों रहेगा। जैसे निह जोड़ शब्द निशब्द, निह जोड़ संतान निसंतान। अब है कुछ नियम और यहाँ है कि नम पूरा परि आदि ये उपसर्ग, इन शब्दों के साथ क्री धातु से बना हुआ कोई शब्द रहेगा तो क्या बनेगा बीच में दंत सा आ जाएगा, विसर्ग हट जाएगा। जैसे नमः जोड़ कार, विसर्ग हट गया और दंत सा हो गया नमस्कार। आदि जोड़ कार आविष्कार, विसर्ग के पहले हरस स्वर रहे और विसर्ग के बाद र रहे तो हरस दीर्घ हो जाता है और विसर्ग का लोप हो जाता है। तो विसर्ग के पहले हरस स्वर है, ई है हरस इकार है, अब इधर क्या र है तो हरस दीर्घ हो गया और विसर्ग लोप हो गया तो निरोग बन गया। इसके बाद आगे का अभ्यास देखेंगे, नी जोड़ रवा का संधि विच्छेद करना है तो नी विसर्ग हो गया,
विसर्ग के पहले ई की मात्रा है, इधर र है तो ये दिल हो गया, र हो गया, नीरव हो गया। इसके बाद मना जोड़ कामना दोनों मिलकर क्या बनेगा, तो मनोकामना हो जाएगा। ये आंसर सही है। राम जोड़ षष्ठ है, मैंने पहले कहा था कि विसर्ग के बाद कोई भी स रहे तो स जो का त्यों रहेगा, तो ये आपका सही आंसर है। जसोधरा, जसोधरा का संधि करनी है या संधि कौन सा संधि है नाम बताना है, तो विसर्ग यहाँ पर लगा जस जोड़ धरा, तो विसर्ग संधि का ये एग्जाम्पल है। आप कहता है विसर्ग संधि का उदाहरण कौन सा है, तो इसमें आपको देखना है सोहम, ये आपका इसमें भी है विसर्ग संधि, मनोहर में विसर्ग संधि है, नीरज में भी है, और सभी, तो इसका सही आंसर क्या है, सभी। सभी में विसर्ग संधि लगा हुआ है। अब हम उपसर्ग पर आते हैं, आपका संधि समाप्त हो गया। तो संधि से संबंधित जो भी नियम है आप याद करेंगे, जो भी अभ्यास है उसका प्रैक्टिस करेंगे, ये आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगा। अब उपसर्ग पर आते हैं, तो उपसर्ग का सूत्र है उपसर्ग क्रिया योगी, प्रादेय उपसर्ग क्रिया योगी। परा ये जब शब्दांश हैं वो क्रिया के पहले लगते हैं, उसको उपसर्ग कहते हैं। जिसको हम दूसरी भाषा में समझते हैं तो वह शब्दांश जो शब्दों के पहले लगकर उसके अर्थ को क्या करता है, बदल देता है। तो थोड़ा सा हम एग्जाम्पल से हम समझाते हैं। देखो बाबू, यहाँ पर क्या है, हार। हार का मतलब होता है पराजय। इसमें हम प्र उपसर्ग लगा दिया तो बन गया प्रहार। प्रहार का मतलब होता है मारना। इसमें हम सम उपसर्ग लगा दिया और यहाँ पर हार, तो बन गया आपका संहार। संहार का मतलब होता है जान से मारना। यहाँ पर हम उपसर्ग लगा दिया और हार, तो बन गया उपहार। उपहार माने तो तोहफा होता है, गिफ्ट होता है। यहाँ पर हम आ लगा दिया और हार जो का त्यों है, तो बन गया आहार। आहार का मतलब भोजन होता है। यहाँ पर बी उपसर्ग है और इसमें हार लगा दिया तो क्या बन गया, बिहार। बिहार माने घूमना होता है। इसके बाद परि जोड़ हार, तो परिहार माने होता है दुख, अपना जो है दोष निकालना, तो बन गया परिहार। इसके बाद जो है आपको बना, यहाँ प्रति उपसर्ग लगा दिया, यहाँ पर हार है, इसका अर्थ होता है द्वारपाल। तो देख रहे हैं कि हार एक ही शब्द है, उपसर्ग बदलता गया और इसका अर्थ बदलता गया। यही उपसर्ग का खासियत है, इसी का विशेषताएं हैं कि जैसे ही उपसर्ग बदलता जाता है इसका अर्थ भी बदलता जाता है। अब है कि उपसर्ग की संख्या 22 है। कौन कौन सा, तो प्र, परा, अब, सम, अनु, अब, निर, निश, दूर, दुष, बी, आ, मी, अधि, अति, अभि, सु, उत, उप, प्रति, परि, अपि। अपि को उपसर्ग में रहते हुए भी इससे किसी शब्द का निर्माण नहीं होता है, क्योंकि यह निपात में आता है, अव्यय होता है। अब इस पर कुछ प्रश्न है। प्रत्यक्ष में कौन सा उपसर्ग लगा है, तो प्रति जोड़ अच होता है, यहाँ प्रति उपसर्ग है। निर्माणम में कौन सा उपसर्ग है, तो इसमें निर उपसर्ग लगा है। किस शब्द में बी उपसर्ग नहीं है, देखो यहाँ पर शब्द में बी लगा हुआ है, लेकिन हम कह रहे हैं कि इसमें बी उपसर्ग नहीं है। तो देखिए यहाँ जोड़ेंगे बी जोड़ बा, विवाह, यानी बी उपसर्ग लगा है। बी जोड़ आस, व्यास, बी उपसर्ग लगा है। बी जोड़ श्वास, विश्वास, इसमें बी उपसर्ग लगा है, लेकिन बीरा शब्द में बी उपसर्ग लगा हुआ नहीं है। इसके बाद सु उपसर्ग से कौन सा शब्द नहीं बना है, सब यहाँ भी सु लगा है, यहाँ भी सु लगा है, इसमें भी सु लगा हुआ है। सु जोड़ अल्प स्वल्प, लेकिन इसमें सु उपसर्ग नहीं लगा है। यह व्यंजन संधि का एग्जाम्पल है। स्व जोड़ छ, स्वच्छ, यह इसमें आपका सु उपसर्ग लगा हुआ नहीं है। अब हम प्रत्यय पर आते हैं। प्रत्यय दो शब्दों के मेल से बना है, प्रति जोड़ है। इसकी परिभाषा है वह शब्दांश जो शब्दों के पीछे लगकर उसके अर्थ को उपसर्ग में पहले लगता है और प्रत्यय में पीछे लगता है। प्रत्यय की संख्या 5 है। एक है आपका सु, जिसको हम सुबंध भी कहते हैं। दूसरा है तिंग, तिगंत कहते हैं। तीसरा कृत, कृदंत हो गया। चौथा तथित, तो उसको तथितांत कहते हैं। और पांचवा स्त्री प्रत्यय। स्त्री प्रत्यय पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के लिए प्रयुक्त होने वाला प्रत्यय है। दो प्रत्यय आप
पूर्व की कक्षा में पढ़ चुके हैं। सुप प्रत्यय से शब्द रूप बनता है। बालका बालको बालका, लता लते लता, साधु साधु साधवा, ये सुप प्रत्यय हो गया। 3 प्रत्यय में धातु रूप चलता है। लट लकार, लोट लकार, लंग लकार, लिट लकार, विधिलिंग, तो ये धातु रूप चलता है। आप 3 प्रत्यय आज पढ़ेंगे। एक प्रत्यय हो गया आपका कृदंत, दूसरा तद्धित और तीसरा स्त्री। कृदंत प्रत्यय में मुख कौन कौन सा प्रत्यय है यहाँ पर हमने उल्लेख किया है। अक्त और लेप, क्षत्रिय और सानज, अक्त और अक्तदतु, तबियत और अनियर, तुमुन, ल्यूट, नयत, नबुल, घाई, अक्तिन। पहला देखेंगे अक्त और लेप। अक्त और लेप प्रत्यय पूर्वकालिक क्रिया के साथ लगता है। पूर्वकालिक क्रिया वह क्रिया होती है जो क्रिया पहले समाप्त हो गई और उसके तुरंत बाद दूसरी क्रिया प्रारंभ होती है। उसके पहचानने के लिए क्या करते हैं, क्रिया के साथ हम क्या जोड़ते हैं, कर जोड़ते हैं। जैसे पढ़कर, खेलकर, वह पढ़कर आता है, मैंने पहले पढ़ लिया तब आया। एक पढ़ने वाली क्रिया समाप्त हो गई और दूसरी क्रिया आने वाली हो गई है, तो यहाँ पर कर से हम पूर्वकालिक क्रिया बनाते हैं। अब धातु के साथ ये प्रत्यय लगता है। कृदंत जब लगेगा तो धातु के साथ, तो क्रिय में धातु हम अक्वा लगाएंगे तो केवल क्या बनेगा, त्वा बचेगा। जैसे गम जो लगत्वा, गत्वा। अब पहचानने के लिए भी जिसमें अंत में त्वा लगा रहे आपको अक्वा प्रत्यय पहचानना है। यहाँ भी देख रहे हो दृष्ट लगत्वा, दृष्टवा, त्वा लगा हुआ है। अगर यहीं पर धातु के पहले उपसर्ग लग जाए तो अक्वा कभी नहीं लगेगा। जैसे ही उपसर्ग आएगा अथवा अपना रूप बदल लेगा और उसके स्थान पर क्या आ जाएगा, लेप आ जाएगा। और जब लेप लगता है तो लेप के स्थान पर केवल यह बचता है। ये भी ल समाप्त हो जाता है और प भी समाप्त हो जाता है। आ जोड़ का जोड़ रह गया। देखिए आ जोड़ गम जोड़ लेप, तो आगत भी इसका रूप बनता है, आगम भी बनता है। यहाँ देख रहे हैं आ जो का क्यों है, गम में ग आ गया या फिर गम, यहाँ तो गम जो क्यों हो गया, और लेप का यह होता है। इसके बाद यहाँ देखें परिदृश्य, परि उपसर्ग है, दृश्य धातु है और लेप प्रत्यय है। दूसरा इसका नियम है क्षत्रिय और सानज। क्रिया से हम विशेषण बनाते हैं। क्रिया से विशेषण, जैसे जाता हुआ लड़का, गिरता हुआ पत्ता, खेलती हुई लड़की। लड़की का विशेषण है, ये लड़की कैसी है, खेलती हुई। लड़का का विशेषण, लड़का कैसा है, जाता हुआ लड़का, बैठा हुआ लड़का, बैठा भी हो सकता है। किस अवस्था सूचक, विशेषण में भी अवस्था सूचक है ये। जब हम धातु के साथ क्षत्रिय लगाएंगे तो इसका 3 रूप बनेगा लिंग के आधार पर। पुल्लिंग जब शब्द लगाएं, पुल्लिंग के साथ प्रयोग होगा, जाता हुआ लड़का, तो वहाँ पर अंत का प्रयोग होगा। जब हम स्त्रीलिंग के साथ प्रयोग करेंगे क्षत्रिय का अंति हो जाता है। और जब नपुंसक का प्रयोग करेंगे तो वहाँ पर क्षत्रिय के स्थान पर अत हो जाता है। एक एग्जाम्पल, जाता हुआ लड़का, देखो गम जोड़ क्षत्रिय गच्छन, गच्छन वाला लड़का, जाता हुआ लड़का, यह नपुंसक लिंग का है। मित्र नपुंसक शब्द है। जाता हुआ मित्र गच्छत मित्रम, और जाती हुई लड़की गच्छन्ति बालिका। जैसे ही लिंग चेंज होगा यहाँ भी परिवर्तित हो जाएगा। अब हम क्षत्रिय और सानज का ही प्रयोग होता है जब हम धातु के साथ हुआ, हुई, हुए लगाते हैं या फिर क्रिया को हम विशेषण बनाते हैं। शेप जोड़ सानज, शेप माना। अब यहाँ पर ध्यान देना है कि सर हम क्षत्रिय कहाँ लगाएंगे और सानज कहाँ लगाएंगे। तो क्रिया भी 2 तरह का है। एक क्रिया है कर्मवाचक क्रिया है, सकर्मक क्रिया, और दूसरा अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया में क्षत्रिय लगेगा और कर्मक क्रिया में सानज लगेगा, यही अंतर है। नेक्स्ट अक्त और अक्तवतु। क्रिया को हम भूतकालिक क्रिया बनाते हैं। काल 3 तरह का है, भूत, भविष्य, वर्तमान। तो भूतकालिक क्रिया बनाने के लिए अक्त और अक्तवतु प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। और धातु के साथ अक्त लगाएंगे तो केवल क्या बचेगा, त बचेगा। और धातु के साथ अक्तवतु लगाएंगे तो तबान बनता है। ठीक है, जैसे पढ़ जो लगता पढ़ता, गम जो लगता गता, अक्तवतु लगा दिया तो गतवान हो गया। भूल जो लगता भूतवान, और दृष्ट जो अक्तवतु दृष्टवान।
चौथा नियम है तव्यत और अनियर। जब क्रिया के साथ चाहिए लगा रहे, क्रिया के साथ योग्य लगा रहे, तो वहाँ पर हम तव्यत और अनियत प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। जैसे पढ़ना चाहिए, खेलना चाहिए, या फिर ये ताजमहल देखने योग्य है। प्रातः काल में लोगों को घूमना चाहिए, यहाँ भी जो है आपको तव्यत या अनियर प्रत्यय का प्रयोग करना होगा। तो यहाँ पर चाहिए और योग्य लगा है। अब है कि हम धातु के साथ तव्यत लगाएंगे तो केवल तव्यत के स्थान पर तव्य बचेगा, और धातु के साथ अनियर लगाएंगे तो अनियर के स्थान पर अनियर बचेगा। जैसे पठ जोड़ अनियर पठनीय, रस समाप्त हो गया। पठ जोड़ तव्यत पठितव्य, यहाँ पे त क्या हो गया, समाप्त हो गया। पठतव्य हमें पढ़ना चाहिए या पढ़ने योग्य, रामायण पढ़ने योग्य पुस्तक है। रामायणम पठनीयम या पठितव्यम पुस्तकम, और यह पठनीयम भी हो सकता है। अब पांचवा शुद्ध यहाँ पर प्रत्यय है तुमुल प्रत्यय। संप्रदान कारक के लिए, कारक पड़े हैं संप्रदान के लिए, चतुर्थी विभक्ति के लिए हम तुमुल प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। धातु में के लिए लगा रहे हैं, पढ़ने के लिए, जाने के लिए, खेलने के लिए। इस तरह के अनुवाद में कोई शब्द आता है तो वहाँ पर आप तुमुल प्रत्यय का प्रयोग करेंगे। इससे आप अनुवाद बनाने में भी मदद ले सकते हैं। व्याकरण तो है ही, संधि समास ये सारा चलेगा ही, और जब अनुवाद बनाना होगा तो इसका भी बहुत ज़्यादा प्रयोग हो सकता है। अब है कि धातु के साथ तुमुल लगाएंगे तो क्या बचेगा, केवल तुम बचता है। जैसे गम जोड़ तुमुल गंतुम, पढ़ जोड़ तुमुल पठतुम, खेल जोड़ तुमुल खेलतुम, पी जोड़ तुमुल करतुम। अंत में तुम जहाँ रहे आपको पहचान लेना है कि यहाँ पर तुमुल प्रत्यय लगा है। अब णमुल प्रत्यय, क्रिया से हम क्या बनाते हैं, संज्ञा बनाते हैं। जब नमुल लगाते हैं तो नमुल के स्थान पर क्या होता है, अक हो जाता है। जैसे पठ जोड़ नमुल पाठक पढ़ने वाला, मी जोड़ नमुल नायका ले चलने वाला, धाव जोड़ नमुल धावका दौड़ने वाला। इस तरह से क्रिया से हम संज्ञा बना देते हैं। अब घाई प्रत्यय आते हैं। घाई में भी क्या होता है, धातु से क्या बनाते हैं, संज्ञा बनाते हैं। रम, रमन करना, और रम में घई लगा दिया तो राम नाम हो गया, भगवान का नाम राम है। पाठ जोड़ घई पाठ, कौन सा पाठ पढ़ रहे हो, तो पाठ की संज्ञा हो गया। क्रिया से हम संज्ञा बनाते हैं, धातु से संज्ञा बनाते हैं। अब ण्यक प्रत्यय, वैसा धातु जिसके अंत में री लगा हो या जिसके अंत में हलंत लगा हो, तो वहाँ पर कौन सा प्रत्यय लगेगा, ण्यक प्रत्यय। और जहाँ पर री रहेगा तो री के स्थान पर आर हो जाएगा, और वह के स्थान पर क्या होगा, आ हो जाएगा। जैसे और धातु के साथ न्या लगता है तो केवल यह हो जाता है। जैसे की जोड़ न्या, क्या में री लगा हुआ है, रिकारांत है, तो जब री लगा आर हो गया तो कार हो गया, और न्या का यह होता है कार्य। पठ जोड़ न्या पाठ्य, पाठ्य हो गया। ल्युट प्रत्यय, क्रियार्थक संज्ञा बनाने के लिए, क्रिया को हम संज्ञा के रूप में प्रयोग करते हैं। जैसे खेलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, हंसना स्वास्थ्य के लिए, हंसना क्रिया है लेकिन यहाँ पर हम क्रिया को क्या बना दिया, संज्ञा बना दिया। तो उसके लिए हम ल्युट प्रत्यय का संस्कृत में प्रयोग करते हैं। जैसे आप जब ल्युट का प्रयोग करेंगे तो क्या होता है, अनम, ल्युट के साथ अनम होता है। जैसे पठ जोड़ ल्युट पठनम, पढ़ना, गम जोड़ ल्युट गमनम, गमनम मतलब जाना, भ्रम जोड़ ल्युट भ्रमणम, घूमना। तो यहाँ पर क्रिया को हम संज्ञा बना दिया। अब अक्तिन प्रत्यय, अक्तिन से भी क्या होता है, धातु से संज्ञा बनाते हैं, और जहाँ अक्तिन लगेगा तो वहाँ पर अंत में ती होता है। जैसे गम जो लगती गति, गति का नियम, भू जो लगती भूति संपदा संपत्ति, नी जो लगती नीति नियम, तो अंत में ती लगा हुआ है, इससे पहचानेंगे क्या है, अक्तिन प्रत्यय है। आगे देखेंगे अभ्यास के कुछ इसमें प्रश्न है। गच्छन में कौन सा धातु है, तो गच्छन में आपका गम धातु है। वर्तमान में कौन सा प्रत्यय लगा है, तो सानस, वर्तमान में सानस प्रत्यय लगा हुआ है। इसके बाद आपका हान जोड़ तुमन, ये मिलकर क्या बनेगा, तो हंतुम हो जाएगा। गायिका में आका हंत में गाने वाला जो है, यहाँ पर नमन प्रत्यय लगा हुआ है। और पठितम में कौन सा प्रत्यय है, तो अंत प्रत्यय है। ये आपके कृदंत के एग्जाम्पल हो गए। अब आप तद्धित प्रत्यय में आएंगे। तद्धित प्रत्यय जो है संज्ञा सर्वनाम विशेषण के साथ लगता है। ये इसमें धातु का प्रयोग
नहीं होता है। इसमें आपके मुख प्रत्यय हैं, अण प्रत्यय, ठक प्रत्यय, ढक प्रत्यय, ये प्रत्यय, तल प्रत्यय, स्थन प्रत्यय, ता, त्रल, त्व, इन या इनी, तर, तमक, मतुक, भतुक, थाल, छई और क्षय प्रत्यय। ये मुख प्रत्यय है जो परीक्षा में पूछे जाते हैं, प्रश्न से जाते हैं। अब अण प्रत्यय संतान सूचक शब्द में या फिर उपासक, आपके बुद्ध के उपासक बौद्ध कहलाते हैं, जिन के उपासक जैन कहलाते हैं, रघु के पुत्र राघव कहलाते हैं, मनु के पुत्र रामानव कहलाते हैं। जहाँ संतान सूचक शब्द रहेगा या उपासक सूचक शब्द रहेगा वहाँ पर अंक का प्रयोग करते हैं, और अंक के स्थान पर क्या होता है, केवल हुआ होता है। देखो अंतिम हुआ बचा है, रघु का संतान राघव, विष्णु का उपासक वैष्णव। ठक प्रत्यय क्या बनाते हैं, संज्ञा से विशेषण बनाते हैं। तो ठक के स्थान पर क्या होता है, एक होता है। जैसे दिन और ठक हो गया, दैनिक हो गया। दैनिक कार्यक्रम, कार्यक्रम का विशेषण है दैनिक, दैनिक समाचार। तो समाचार का जो है विशेषण क्या हो गया, दैनिक है। वेद जो ठक है का अंत में एक होता है। आगे देखेंगे ढक प्रत्यय, ये भी संतान के लिए होता है। पुत्र के अर्थ में भी ढक प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। जैसे देखेंगे यहाँ पर ढक का ए होता है, कुंती जो ढक कौंतेय, कुंती का पुत्र कौंतेय कहलाते हैं। राधा जो ढक राधेय, राधेय कौन है, कर्ण, कर्ण को राधेय कहा गया है। इसके बाद ईय प्रत्यय भी संतान के अर्थ में होता है, और जहाँ ईय का प्रयोग होगा वहाँ पर छोटी ई हो जाता है, विसर्ग होता है। जैसे दशरथ जोड़ियाँ दासरथी, दशरथ का पुत्र दासरथी कहलाते हैं। द्रोण जोड़ी, द्रोणी अश्वस्थामा के लिए हुआ है, द्रोण का पुत्र अश्वस्थामा है तो द्रोणी हो गया। इष्टन प्रत्यय विशेषण बनाने के लिए, जैसे इष्टन का इष्ट होता है गुरु जो इष्ट गरिष्ठ भारी, लघु जो इष्ट लघिष्ठ छोटा। दा प्रत्यय समय सूचक शब्द बनाने के लिए अव्यय में लगता है। यह अव्यय शब्द में दा लगाएंगे तो समय सूचक शब्द बनेगा। जैसे किम जोड़दा कदा कब, तद जोड़दा तदा तब, यद जोड़दा तदा यदा यद, इस तरह से यद तब कब इत्यादि जो बनता है। सर्व जोड़दा सर्वदा हमेशा, तो समय सूचक शब्द बनाने के लिए दा का प्रयोग करते हैं। तरल ये स्थान सूचक शब्द बनाने के लिए, जैसे किम जोड़ तरल पुत्र कहाँ जाते हो, तत् जोड़ तरल तरल वहाँ, यत जोड़ तरल यत्र यहाँ। तो इस तरह सर्व जोड़ तरल सर्वत्र सभी जगह स्थान सूचक शब्द के लिए हो गया। तल प्रत्यय भाववाचक से बनाने के लिए जो है तल का प्रयोग करते हैं। जहाँ तल होता है वहाँ पर ता का प्रयोग करते हैं। जैसे जन जोड़ तल जनता, प्रभु जोड़ तल प्रभुता। तो उसके बाद त्वम यानी विशेषण क्या बनाता है, भाववाचक संज्ञा बनाता है। जैसे प्रभु जोड़त्वा प्रभुत्वम, लघु जोड़त्वा लघुत्वम। इन प्रत्यय विशेषण बनाने के लिए जब विशेषण बनाते हैं, सुख जो सुखी व्यक्ति, गुणी व्यक्ति, विवेकी व्यक्ति, यहाँ विशेषण हो गया। सुख जोड़ी सुखी, गुण जोड़ी गुणी, विवेक जोड़ी विवेकी। तरक अतनक ये क्या करता है, आपका तुलनात्मक, एक से श्रेष्ठ, गुड बेटर बेस्ट आप बात पढ़ते हैं, उसी तरह का ये है तुलना अर्थ में। सुंदर जो तरफ सुंदरतर, जब एक से तुलना करना है तो तर लगेगा, और जब ग्रुप के साथ एक को श्रेष्ठ बताना है तो हम तम लगता है, गुरुतम। मतुक और बतुक यह विशेषण बनाता है। जैसे धन जुड़ बतुक धनवान विशेषण हो गया। श्री जुड़ बतुक श्रीमान, बल जुड़ बतुक बलवान। थाल प्रत्यय ये अव्यय में लगता है, सर्वथा हमेशा। यह जो था यथा मन जैसे। क्षय प्रत्यय विशेषण बनाने के लिए है। भारत का विशेषण भारतीय, राष्ट्र का विशेषण राष्ट्रीय, तो यहाँ पर अत्यधिकार हो गया भारतीय राष्ट्रीय। क्षय प्रत्यय यह भी क्या है, भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए होता है। सुंदर जो क्षय सौंदर्य, कुमार जो क्षय कुमार जी। अब इसमें कुछ प्रश्न होंगे, देखेंगे। लौकिका में कौन सा प्रत्यय लगा है, एक प्रत्यय यहाँ लगा है तो ठक हो गया। जीन जो अंग जैन बन गया। धनी में कौन सा है, तो कौन सा प्रत्यय इसमें तथित प्रत्यय है। बुद्धिमान में कौन सा है, मतुप है। तल में कौन सा है, ता अंत में लगा हुआ है तो एकता, इसमें तल प्रत्यय लगा है। अब एक प्रत्यय और आपका रह गया है स्त्री प्रत्यय। स्त्री प्रत्यय हम पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाते हैं। इसमें मुख्य रूप से आठ ही प्रत्यय है। टाप, चाप, डाप, इंगित, इंगिश, ईण, उंग, ती। टाप प्रत्यय ऐसा शब्द हिंदी का जिसमें आ या फिर ई का लगा करके
हम स्त्रीलिंग बनाते हैं। जैसे बाल जोड़ आ बाला, छात्र जोड़ा छात्रा, अध्यक्ष जोड़ा अध्यक्षा, गायक जोड़ इका गायिका, नायक में इका नायिका। यहाँ पर इका और आ लगाकर स्त्रीलिंग बनाते हैं तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, टाप प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। जैसे हाथ जोड़ा टाप छात्रा हो गया, गायक जोटा गायिका, बाल जोटा बाला। तो इसमें यहाँ ध्यान देना है कि अंत में इका लगा रहेगा और अंत में आ लगा रहेगा स्त्रीलिंग शब्द में। दूसरा, केवल एक शब्द के लिए यह प्रत्यय बना है, चाप या डाप, दूसरा कोई शब्द आएगा ही नहीं। जहाँ पर सूर्य को हम स्त्रीलिंग बनाते हैं सूर्या, उसके लिए ओनली वन प्रत्यय है, चाप प्रत्यय, सूर्य और चाप सूर्या। यह भी केवल स्पेशली एक ही शब्द के लिए आया है, सीमन जो डाप सीमा। इसके अतिरिक्त कोई शब्द आएगा ही नहीं। इस प्रत्यय के साथ इसका एकदम पेटेंट हो चुका है। इसके बाद ये प्रत्यय है ऋकारान तकारान, यह अवस्था सूचक। अवस्था वृद्धावस्था को छोड़ करके जितने भी कुमार कुमारी और भी तरुण या तरुणी, देखिए यहाँ पर तो वैसे शब्द में ये लगाते हैं इसलिए बनाते हैं। जैसे देव जोड़ इंगित देवी, अकारांत है। इसके बाद नेत्री जोड़ इंगित, इसमें ऋकारांत हो गया तो नेत्री। इसके बाद भवत जोड़ इंगित भवती होता है। अब कुछ शब्द वैसा है जिसमें आनी लगाकर स्त्रीलिंग बनाते हैं। इंद्र से इंद्रानी, वरुण से वरुणानी, मातुल से मातुलानी। तो जहाँ पर आने लगाकर हम स्त्रीलिंग बनाते हैं वहाँ पर इंगित प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। जैसे इंद्र जोड़ेंगिस इंद्राणी, मातु जोड़ेंगिस मातुलानी। इंगित प्रत्यय भी केवल एक ही शब्द के लिए आया है। इसको आसान याद करना बड़ा आसान है और थोड़ा सा याद कर लेंगे तो इसमें नंबर कटने का कहीं कोई गुंजाइश है ही नहीं। जैसे नर जोड़ेंगे नारी, बस एक के लिए, नारी के लिए कौन सा प्रत्यय लगा है, इंगित प्रत्यय। उंग जोड़ उंग प्रत्यय है, वह भी केवल एक शब्द के लिए आया है। श्वशुर जोड़ उंग तो क्या बन गया, श्वश्रु। श्वश्रु माने सास होता है, ससुर माने ससुर, और ससुर का स्त्रीलिंग हो गया सास, तो सास का संस्कृत हो गया श्वश्रु। तो श्वश्रुर में उंग लगा दिया तो बन गया श्वश्रु। अब एक प्रत्यय और है ती प्रत्यय, आपका लास्ट प्रत्यय है। ये भी केवल एक शब्द के लिए है, याद करना बड़ा ही आसान है। ती प्रत्यय, युवन जोड़ ती बन गया युवती। इसमें कुछ आपके प्रश्न हैं, प्रश्न देखेंगे आपके। अध्यक्षा, देखो आ अंत में लगा है यहाँ पर, तो आ जहाँ लग गया तो कौन सा प्रत्यय हो गया, टाप प्रत्यय हो गया। किशोरी, यह अवस्था सूचक शब्द है, तो अवस्था सूचक शब्द जहाँ रहता है तो वहाँ पर क्या लगाते हैं, इंग्लिश लगाते हैं, इंग्लिश हो गया। गौर जोड़ इंगित क्या बनेगा, गौरी। साधु का स्त्रीलिंग क्या होता है, तो चार दिया, सधुआइन, साध्वी, साध्वी, असाधुनी, इसका सही है साध्वी। श्वशुर का स्त्रीलिंग क्या होगा, तो चार ऑप्शन दिया है, सास, ससुरी, श्वशुरु और ससुरा, तो क्या बन गया, श्वशुरु, सही आंसर है। इस तरह से आज मैंने आपको व्याकरण खंड के अंतर्गत 3 विषय वस्तु पर चर्चा की है, आपको ध्यान आकृष्ट किया है, और मेरा प्रयास है कि इन चर्चा के माध्यम से, इन कक्षाओं के माध्यम से आपके आगामी परीक्षाओं में अधिक से अधिक अंक प्राप्त हो सके। और आप YouTube खोलेंगे, YouTube के गया गाइडेंस कार्यक्रम जब क्लिक करेंगे तो सब्सक्राइब बटन आएगा, उसको जब क्लिक करेंगे आप तो गया गाइडेंस के अंतर्गत जितने भी कक्षाएं संचालित हुई है संस्कृत के अतिरिक्त और सभी विषयों की, आप उसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद उसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स आता है, लिंक दिया रहता है। उस लिंक में भी आज जितने भी पढ़ाए गए हैं उन सारे कंटेंट उसमें दिया रहेगा, और प्रत्येक रविवार को जो टेस्ट लिया जाता है वो टेस्ट प्रश्न भी रहते हैं। इसके अतिरिक्त हम लोगों ने एक मॉडल पेपर तैयार किया है, मॉडल पेपर भी डालेंगे जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो उम्मीद है कि आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा कर के यूट्यूब पर जा कर के भी इसका आनंद लेंगे, इसका लाभ उठाएंगे
और हम लोग कामना करते हैं कि आप 2021 की मैट्रिक परीक्षा में सर्वोत्तम अंक से पास होकर के अपने जिला का नाम रोशन करेंगे। धन्यवाद।